तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ पाइल फाउंडेशन, और वहाँ पे पढ़े थे हम लोग टाइप्स ऑफ पाइल फाउंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ दियर इंस्टॉलेशन और फैब्रिकेशन। उसमें पढ़े थे हम लोग ड्रिवन पाइल होता है, बोर्ड पाइल होता है, और ड्रिवन जो पाइल होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और बोर्ड जो पाइल होता है एक तरीक़े से बोर्ड या नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एच पाइल, उसको बोलते हैं हम लोग एच पाइल। तो ये होता है एच पाइल। नेक्स्ट जो होता है टाइप्स ऑफ पाइल है, नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ पाइल है वो है आपका फंक्शन के बेसिस पे, कि जब हम लोग पाइल बना रहे हैं तो वहाँ पे सोइल के साथ कौन सा फंक्शन हो रहा है, उसके ऊपर कौन सी इफेक्ट हो रहा है, उस इफेक्ट के बेसिस पे टाइप्स ऑफ पाइल फाउंडेशन। तो टाइप्स ऑफ पाइल ऑन द बेसिस ऑफ दियर फंक्शन, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ पाइल, फंक्शन ऑफ के बेसिस पे। तो फर्स्ट है कंपैक्शन पाइल। कंपैक्शन पाइल, तो अगर कहीं पे कंपैक्शन पाइल अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कंपैक्शन पाइल कोई भी पाइल कंपैक्शन काम कर सकता है, चाहे वो फ्रिक्शन पाइल हो, चाहे वो एंड बियरिंग पाइल हो, चाहे ड्रिवन पाइल है और बोर्ड पाइल है, तो कोई भी पाइल कंपैक्शन पाइल हो सकता है। तो कंपैक्शन पाइल होने के लिए अगर कोई पाइल हम लोग इस तरह से पाइल फाउंडेशन बना रहे हैं कि जो सोयल को कॉम्पैक्ट करें और सोयल के अंदर कंपैक्शन प्रोसेस जनरेट कर दें, तो उस पाइल को हम लोग बोलेंगे कंपैक्शन पाइल। अब अगर कंपैक्शन प्रोसेस करेगा तो इसका मतलब क्या करेगा कि वाटर रेशियो की वैल्यू डिक्रीज कर देगा, बियरिंग कैपेसिटी बढ़ा देगा, परमेबिलिटी को रिड्यूस कर देगा, कंप्रेसिबिलिटी रिड्यूस कर देगा। तो यह उसके साथ होता है, इंडेक्स प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, तो यह उसके साथ होगा। तो अगर ये एक्टिविटी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये जो पाइल है वो कंपैक्शन पाइल नेचर का है, कंपैक्शन पाइल नेचर टाइप का है। तो कंपैक्शन पाइल इन लूज सैचुरेटेड सैंड, तो वही है, सेम चीज़ पढ़ेंगे तो वही चीज़ आएगी कंपैक्शन पाइल। नेक्स्ट आपका अपलिफ्ट पाइल और टेंशन पाइल। नेक्स्ट आपका अपलिफ्ट पाइल और टेंशन पाइल। अपलिफ्ट पाइल क्या होता है? अपलिफ्ट पाइल जैसे अगर सोइल का नेचर वीक है, हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी नेचर का है, जैसे ब्लैक कॉटन सोइल है, और वहाँ पे आपको बियरिंग कैपेसिटी बढ़ाना है और पाइल फाउंडेशन से यह एक तरीके से सेकेंडरी पाइल भी हो सकता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग ये दे देते हैं। तो अपलिफ्ट पाइल या टेंशन पाइल एक तरीका, जैसे मान लीजिए जो मेन फाउंडेशन है, जो मेन पाइल फाउंडेशन है, उस पर हम लोग बिल्डिंग बनाए हैं और उसकी जो सोयल है, उसकी सराउंडिंग सोयल है या जिस सोयल पे हम लोग पाइल फाउंडेशन बनाए हैं उसकी वो हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी का है, श्रिंकेज प्रॉपर्टी ज़्यादा है, ब्लैक कॉटन नेचर का है, तो इसका मतलब ये है कि फेलियर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो उससे बचाने के लिए, उसमें फेलियर कम हो तो उससे बचाने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा पाइल प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे क्या हो कि उसको थोड़ा सा असिस्टेंस या हेल्प उस प्राइमरी पाइल को मिल सके। तो जो सेकेंडरी हम लोग पाइल प्रोवाइड करते हैं ताकि जो लूज सैचुरेटेड सैंड है या जो जिसकी बियरिंग कैपेसिटी कम है उसको वो बियर कर सके उस और फाउंडेशन को सपोर्ट कर सके, तो उसी पाइल को हम लोग बोलते हैं अपलिफ्ट पाइल या टेंशन पाइल। तो इसमें जो प्राइमरी फाउंडेशन है, जो प्राइमरी पाइल फाउंडेशन है, उसको सपोर्ट करने के लिए देते हैं, और कंडीशन ये है कि सोइल का अगर नेचर वीक है तो उस केस में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो यूज टू एंकर द स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू द अपलिफ्ट प्रेशर caused by swelling or of soil such as the black cotton soil। तो उस स्ट्रक्चर को क्या करें, एंकर करने के लिए हम लोग ये देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सब्जेक्टेड टू अपलिफ्ट प्रेशर कॉज्ड बाय, तो अगर अपलिफ्ट प्रेशर काम कर रहा है और उसको फेलियर होगा तो उससे बचाने के लिए हम लोग ये देते हैं। दूसरा नेक्स्ट टाइप, थर्ड जो टाइप फेंडर पाइल।
फेंडर पाइल क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, जैसे लैंड स्लाइडिंग हो गया, टाइड्स वेव हो गया, अर्थक्वेक हो गया, या कोई सुनामी हो गया, और उसके कारण जो बैंक, रिवर बैंक या सी बैंक के आसपास जो स्ट्रक्चर बने हैं, और वहाँ पे अगर स्ट्रक्चर बना है तो पाइल फाउंडेशन बना होगा, तो पाइल फाउंडेशन को फ्रंट से, यानी जिस साइड से ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है इन एक्टिविटी के थ्रू, तो फ्रंट से जो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं, उसको बोलते हैं फेंडर पाइल। तो दीज आर यूज टू प्रोटेक्ट waterfront structure from the impact which may be caused by the tides, seismic activity or by ships, कुछ भी है तो कोई भी एक्टिविटी है उसका इफेक्ट है उस फाउंडेशन पे जो रिवर फ्रंट स्ट्रक्चर बनाए हैं, रिवर फ्रंट स्ट्रक्चर जो बनाए हैं उसको रोकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ये फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो फोर्थ है आपका बेटर पाइल। बेटर पाइल क्या मतलब क्या है? बेटर पाइल का मतलब ये है कि अगर कोई प्राइमरी फाउंडेशन बनाए हैं, प्राइमरी पाइल फाउंडेशन दिए हैं, और उसको सपोर्ट करने के लिए कोई इंक्लाइन डायरेक्शन में हम लोग पाइल फाउंडेशन एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको बेटर, यानी बेटर का मतलब ये है कि अगर इंक्लाइन डायरेक्शन में कोई पाइल फाउंडेशन बनाए हैं तो उसको मतलब बोलते हैं बेटर पाइल। तो इसमें यहाँ भी मेंशन है दीज आर ड्रिवन इन इंक्लाइंड डायरेक्शन टू प्रोटेक्ट द हॉरिजॉन्टल thrust or any force to the primary पाइल फाउंडेशन, तो उस केस में बेटर पाइल यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका सीट पाइल। तो सीट पाइल क्या थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सीट पाइल अगर हम लोग देखें तो वैसे अगर बैकफिल की हम लोग बात करें, जैसे अगर किसी एरिया को थोड़ा सा किसी एलिवेट करना है, राइज करना है, ऊपर उठाना है, तो इसका मतलब ये है कि फिलिंग का काम तो करना पड़ेगा, और फिलिंग के साथ साथ अगर कोई मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर बनाना है, कोई ब्रिज बनाना है, तो वर्टिकल स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा उसको सपोर्ट करने के लिए। तो बैकफिल यहाँ पे रिटेनिंग वॉल इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर सरफेस के आसपास बनाए हैं, सरफेस पे कम डेप्थ है, सैलो डेप्थ तक बना रहे हैं, या एट सरफेस बना रहे हैं, ऑन सरफेस बना रहे हैं, और बैकफिल को सपोर्ट करना है, तो वहाँ पे रिटेनिंग वॉल होता है। लेकिन अगर डीप नेचर का बना रहे हैं, कोई डीप रिटेनिंग वॉल टाइप का बना रहे हैं, और बहुत डीपर जाके जो बैकफिल है, जो सोयल है, उसको प्रोटेक्ट करना है स्लाइडिंग होने से, तो वहाँ उसको बोलते हैं हम लोग, अगर कोई स्ट्रक्चर बनाए तो उसको बोलते हैं सीट पाइल। तो वो भी पाइल का काम करता है, वो भी रोकने का काम करेगा, वो भी सेफगार्ड का काम करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सीट पाइल। तो मोस्टली हम लोग रिवर बैंक के आसपास जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो अगर रिवर बैंक के आसपास कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो जो सराउंडिंग सॉयल है, जो फाउंडेशन के नीचे जो सॉयल है वो स्लाइड करने लगती है टुवर्ड्स द वैली जोन ऑफ रिवर और सी, तो उसी के डायरेक्शन में वो मूव करने लगती है। तो कि उस मूवमेंट को रोकने के लिए, बैकफिल के मूवमेंट को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल के नीचे जो स्ट्रक्चर सीट का बना होता है, स्टील का बना होता है, वो इंसर्ट कर देते हैं, तब उससे क्या होता है, जो मूवमेंट है बैकफिल का वो रुक जाता है, और उसी को हम बोलते हैं सीट पाइल। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसे सीट पाइल की स्ट्रक्चर होती है, ऐसे सीट पाइल की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, इसी को इंसर्ट कर देते हैं। तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे लेंथ होगा इसका, और इसी को इंसर्ट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं सीट पाइल। नेक्स्ट टाइप है आपका पाइल फाउंडेशन का। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ पाइल फाउंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल के बेसिस पे बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं पाइल के। अगर स्टील का बनाए तो स्टील पाइल, कंक्रीट का बनाए कंक्रीट पाइल, सैंड का बनाए तो सैंड पाइल। तो
वुड का बना है तो वुड पाइल, तो मटेरियल का नाम के बेसिस पे हम लोग टाइप्स ऑफ पाइल भी पढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर हम लोग पाइल फाउंडेशन बना दिए हैं तो उसके ऊपर भी सुपर स्ट्रक्चर से लोड ट्रांसफ़र होकर आएगा। अब उस लोड को इतना ही पढ़ लिए हम लोग कि पाइल फाउंडेशन में जो सुपर स्ट्रक्चर से लोड ट्रांसफ़र होकर पाइल के थ्रू सोइल में ट्रांसफ़र होगा, सेफली ट्रांसफ़र होता है, उसको रोकने के लिए, फेलियर को रोकने के लिए, बचाने के लिए, उसको अपोज करने के लिए दो एजेंट हमारे पास हैं। एक तो होता है आपका एंड बेयरिंग रजिस्टेंस, दूसरा होता है स्किन फ्रिक्शन रजिस्टेंस। तो ये दोनों फोर्स रजिस्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन। अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन, तो इसमें इतना तो हम लोग पढ़ ही लेंगे कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एंड बेयरिंग रजिस्टेंस प्लस स्किन फ्रिक्शन रजिस्टेंस। तो वही इसमें लिखा होगा, इफ़ द टोटल लोड विच कैन बी अप्लाइड ऑन द पाइल विदाउट shear failure, it is equals to the sum of end bearing resistance and skin friction resistance. Therefore, ultimate load carrying capacity of pile foundation is equal to end bearing resistance and skin friction resistance. अब ये तो अल्टीमेट, अगर अलाउबल लोड पूछ रहा है, अलाउबल लोड ऑन पाइल फाउंडेशन और पाइल ऑन पाइल और सेफ लोड ऑन पाइल, तो अलाउबल अगर बोल रहा है तो लिखेंगे कैपिटल क्यू ए पी अलाउबल लोड, और सेफ लोड अगर पूछेगा तो कैपिटल क्यू सेफ। तो सेफ लोड ऑन पाइल फाउंडेशन या अलाउबल लोड ऑन पाइल फाउंडेशन निकालना है तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 से 3 के बीच में लेंगे, तो 2.5 भी ले सकते हैं, 2 भी यूज करते हैं, तो 2 बहुत रेयरली यूज करते हैं, वैसे 2.5 एंड 3 ही मोस्टली आपको मिलेगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 to 3 जनरली। अब जो यह मैक्सिमम जो अलाउएबल या सेफ लोड है ऑन पाइल फाउंडेशन, यह मैक्सिमम सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। तो इट इज़ द मैक्सिमम सेफ लोड विच कैन बी अप्लाइड एंड पाइल विदाउट रिस्क ऑफ shear फेलियर। तो विदाउट ऑफ shear फेलियर था कि shear फेलियर नहीं होगा, उस केस में अल्टीमेट आता है और कोई भी रिस्क नहीं है। अब अगर इस पे डिजाइनिंग किए हैं तो विदाउट रिस्क ऑफ shear फेलियर, तो उसको हम बोल रहे हैं सेफ लोड ऑन पाइल और सेफ लोड ऑफ पाइल फाउंडेशन। नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड टू डिटरमाइन पाइल लोड कैपेसिटी। डिटरमाइन पाइल लोड कैपेसिटी, तो यानी पाइल लोड कैपेसिटी जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि किसी पाइल फाउंडेशन के लिए कितनी कैपेसिटी होना चाहिए जिससे हम डिजाइन जिसे फेलियर ना हो, जिसे बच सके। तो पहला जो मेथड होता है वो जैसे हम लोग सेल्फ फाउंडेशन के में पढ़े थे, स्टैटिक और एनालिटिकल मेथड। तो स्टैटिक पहला मेथड है स्टैटिक एंड एनालिटिकल मेथड, यानी इसमें कुछ फार्मूले होंगे, उसके कुछ एक्सप्रेशन होंगे, उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी। सेकेंड मेथड आपका डायनेमिक मेथड। तो डायनेमिक मेथड हम लोग ये सूटेबल होता है ग्रेनुलर सॉइल के लिए। इट इज सूटेबल फॉर द ग्रेनुलर सॉइल सच एज सैंड एंड ग्रेवल। तो डायनेमिक मेथड है, इसका यूज करके हम लोग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी या लोड कैरिंग कैपेसिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। थर्ड है फील्ड मेथड। तो फील्ड मेथड में पहला मेथड होता है पाइल लोड टेस्ट और इट इज़ द बेस्ट मेथड एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर गिविंग द पाइल लोड कैपेसिटी। तो पाइल लोड टेस्ट से हम लोग
ये तो बेस्ट मेथड है ही, और इससे जो डेटा मिलता है वो अप्रूव्ड मिलता है। अप्लीकेबल फॉर सैंड एंड क्ले बोथ, दोनों के लिए अप्लीकेबल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है सैंडी सॉइल के लिए, सैंड के लिए, और सैंड में डेंस सैंड के लिए। फील्ड टेस्ट में दूसरा जो टेस्ट है साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट, साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक ऐसा एक सिंगल मेथड है जिससे हम लोग एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस भी अलग निकाल सकते हैं, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए यह मेथड भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो इट इज़ द ओनली टेस्ट विच गिव्स द एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस एंड स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस सेपरेटली, तो अलग अलग निकाल सकते हैं। थर्ड जो फील्ड टेस्ट है आपका स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है, तो सुटेबल फॉर द ग्रेनुलर सॉयल, तो ये सुटेबल होता है ग्रेनुलर सॉयल की, इसकी हेल्प से हम लोग पाइल लोड कैपेसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड टेस्ट आपका कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। इसकी हेल्प से भी हम लोग पाइल लोड कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यह मेथड है जिससे हम लोग पाइल लोड कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट होता है स्टैटिक और एनालिटिकल मेथड, एंड दूसरा डायनेमिक मेथड, एंड थर्ड है फील्ड मेथड। फील्ड मेथड में यहाँ पे बहुत सारे मेथड है। अब हम लोग पढ़ते हैं एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड या स्टैटिक मेथड, तो एनालिटिकल मेथड में जैसे हम लोग ये ग्राउंड लेवल है, और यहाँ से हम लोग पाइल फाउंडेशन यहाँ बना दिए हैं, और इसकी लेंथ L है, पाइल की लेंथ कितना L है, और टोटल एक्सटर्नल लोड या फेलियर लोड जिसको हम बोले अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैपिटल QUP, अगर ये है और दोनों काम कर रहे हैं, एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस से नीचे से लग रहा है और स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस साइड से लग रहा है, तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू कैपिटल QUP इक्वल्स टू कैपिटल QEB प्लस कैपिटल QSF, ये हो जाएगा। अब कैपिटल QUB जो एंड पे यहाँ पे जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगा, तो लोड है तो स्ट्रेस, इसकी वैल्यू क्या हम लोग लिख सकते हैं, कैपिटल QEB की वैल्यू लिख सकते हैं, कैपिटल QEB की वैल्यू लिख सकते हैं स्ट्रेस इंटू एरिया। लोड है तो इसको लिख सकते हैं स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो स्ट्रेस इट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ लोड एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस, इंटेंसिटी स्मॉल QB लिखते हैं, और एरिया आपके यहाँ पे जिस एरिया पे वो क्रॉस सेक्शन में जनरेट हो रहा तो स्मॉल QB इंटू AB, स्मॉल QB इंटू AB होता है। तो कैपिटल QEB की जगह आप लिखेंगे स्मॉल QB AB। ऐसे ही स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, अब ये लोड है तो इसको स्ट्रेस इंटू एरिया में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको ब्रेक करेंगे कैपिटल QSF, तो यहाँ पे लिख देंगे स्मॉल QS और AS यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट विच स्किन फ्रिक्शन एक्ट। तो AB क्या है, बेस एरिया पाइल है, AS क्या है, स्किन सरफेस है, सरफेस एरिया पाइल है, स्किन सरफेस एरिया यानी ये वाली एरिया। अब AB की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर AB जो AB की वैल्यू, अगर हमारा पाइल फाउंडेशन पाइल अगर ये सर्कुलर है तो AB यानी क्रॉस सेक्शन एरिया AB कैसे हो जाएगा, तो एरिया पाई D स्क्वायर डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, D स्क्वायर, तो पाई D स्क्वायर अपॉन 4। तो सर्कुलर है तो बेस एरिया का सर्कुलर, तो डिपेंड करेगा कि AB किस पे डिपेंड करेगा, बेस एरिया पे। AS यानी ये एरिया, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, अगर ये सर्कुलर पाइल है तो परिधि कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, पाई डी हो गया, पाई डी सरकमफ्रेंस हो गया, यानी ये सराउंडिंग वाली हो गई, ये सराउंडिंग वाली कितना लेंथ है इसका,
तो ये सराउंडिंग वाली एरिया कितनी होगी, पाई डी, यानी इतनी एरिया होगी। गोल चक्कर कितना हो गया, गोल चक्कर कितना हो गया, पाई डी, और कितने लेंथ तक है एल, तो एरिया ए एस की वैल्यू निकालेंगे तो पाई डी एल, पाई डी एल, ए एस की वैल्यू निकालेंगे तो पाई डी एल, पाई डी एल। मतलब जब हम लोग यह स्किन फ्रिक्शन एरिया निकाल रहे हैं या स्किन सरफेस एरिया, तो स्किन सरफेस एरिया निकालने में कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई हो रहा है, कॉन्सेप्ट यह है, जैसे ये है हमारा सर्कुलर पाइप, तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू एक तरीका से दिया है पाई डी हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू क्या है, एल है, तो हमारा आ जाएगा पाई डी एल फॉर स्क्वायर पाइल। अगर स्क्वायर पाइल फाउंडेशन स्क्वायर दिया है तो बेस एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो ए बी वैल्यू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, कुछ भी जो साइड दिया होगा बी स्क्वायर हो जाएगा। और अब अगर स्क्वायर है तो इसका जो एलिवेशन एरिया बनेगा, वो भी ऐसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, अभी से बनेगा। तो जो ये वाली एरिया है, इसके एरिया क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, नहीं ये तो लेंथ ऑफ पाइल, इसमें एल लेंथ होगा ना, लेंथ है, और ये वाली साइड बी है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया एक का एरिया, एक फ्लक का एरिया बी इंटू एल हो गया। अब ऐसे 4 फ्लक है, 1 2 3 और ये 4 फ्लक है, तो ए एस अगर निकालेंगे तो ए एस हो जाएगा 4BL, हो जाएगा 4BL, तो ये हो गया 4BL। तो ए वी और ए एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये तो पता चल गया। अब अगर केस कहीं है कि क्ले के लिए निकालना, आपको क्ले के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉइल के नेचर पे, कि ये वेरी इंटेंसिटी ऑफ पाइल बियरिंग कैपेसिटी वह कैसे वेरी करता है। थैंक यू वेरी मच।